इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, और उसमें पहले हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था कि अलग अलग यूरोपियन पावर कैसे इंडिया में आए और फिर कैसे ब्रिटिशर्स ने डोमिनेट किया। हालांकि उसकी डिटेल स्टोरी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स ने डोमिनेट कैसे किया, ठीक है। देन उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उनको लोन की रिक्वायरमेंट फील हुई एंड दे अप्लाई फॉर ए लोन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना उन्होंने स्टार्ट किया, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और उसके कुछ मेन प्रोविजन हमने देखे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी पावर टसल। पावर टसल बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द सुप्रीम कोर्ट। जो नया सुप्रीम कोर्ट बनाया था उसको पावर दी गई थी, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको भी पावर दी गई थी। तो इन दोनों के बीच में पावर टसल चलता था, पावर स्ट्रगल चलता था कि कौन ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था, और सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाई थी। तो इन दोनों में एक तरह से आप बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली एक पावर स्ट्रगल था ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, कि ज्यादा पावरफुल कौन है। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है तो मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट या समझो ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, और अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा पावरफुल है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ज्यादा पावरफुल है। तो ये पावर टसल इनके बीच में चलता था। हमने पढ़ा था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वारन हास्टिंग। वारन हास्टिंग 1773 से 1786 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा। इस टेन्योर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। तो वारन हास्टिंग ने 1772 मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पहले कुछ जुडिशियल रिफॉर्म किए थे इंडिया में। जुडिशियल रिफॉर्म का मतलब है कि ये वो पर्सन था जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था जिसने जुडिशरी को इंडिया में एस्टेब्लिश किया। उसके आने से पहले या 1772 से पहले इंडिया में जुडिशरी का काम जमींदार करते थे। जमींदार को पावर दी गई थी कि वही तो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे और वही जुडिशरी का काम करते थे। लेटर ऑन ये पावर डीसीज को दी गई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिनको बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम और डीसी। डीएम और डीसी में भी हालांकि फर्क होता है। कहीं आप देखोगे किसी स्टेट में आज के टाइम पे डीएम है, किसी स्टेट में डीसी है। हरियाणा में डीसी होता है, डीएम नहीं है। यूपी में जाओगे तो डीएम मिलेगा। इन दोनों में जुडिशियल पावर का कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट भी पहली बार वारन हास्टिंग ने क्रिएट की थी इंडिया में। आप में से जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने की सोच रहे हैं कि भाई डीसी लगेंगे, तो ये डीसी की पोस्ट क्रिएट करने वाला भी वारन हास्टिंग था इंडिया में। उससे पहले ऐसी कोई पोस्ट होती नहीं थी। तो ये डीसी की पोस्ट क्रिएट करके डीसी को रिवेन्यू कलेक्शन और जुडिशियल पावर दी थी कि भाई आपके पास रिवेन्यू कलेक्शन की पावर है और आपके पास जुडिशरी की पावर है। मतलब अगर किसी के साथ कुछ अनफेयर हो रहा है तो जस्टिस आप करोगे। इससे पहले ये पावर जमींदार के पास होती थी और जमींदार इसको अनफेयरली यूज करते थे। और उससे हो क्या रहा था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नाम खराब हो रहा था, क्योंकि टॉप पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी थी। तो लोगों का मानना था, लोग मतलब जर्नल क्राउड, कि जो जमींदार जो कुछ कर रहे हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पे कर रहे हैं।
इसलिए वॉरेन हास्टिंग, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव गवर्नर जनरल था, तो उसने सोचा कि मैं कुछ फेरबदल करूं। तो उसने इंडिया में जुडिशियल सिस्टम की को पूरा का पूरा बदल दिया। जो पावर पहले जमींदार के पास होती थी, उस पावर को लेके डीसी को दे दिया गया। रिवेन्यू कलेक्शन की पावर भी जो जमींदार के पास होती थी, और दूसरा जो जुडिशरी की पावर है वो भी। हालांकि ऐसा नहीं था कि जमींदार से सारी ही पावर ले ली गई थी। रिवेन्यू कलेक्शन अभी भी जमींदार ही करते थे, लेकिन जमींदार के ऊपर एक तरह की सुपरविजनरी अथॉरिटी बैठा दी थी कि कोई जमींदार गलत रिवेन्यू कलेक्ट ना करे, अपनी मर्जी से रिवेन्यू कलेक्ट ना करे, तो उसको देखेगा डीसी। तो डीसी के आने से ऐसा नहीं हुआ था कहीं आप पढ़ो कि जमींदार, आपने बताया था कि डीसी रिवेन्यू कलेक्ट करता था। अब डीसी एक एक के पास जाके रिवेन्यू कलेक्ट नहीं करेगा ना, वो तो जमींदार जो थे सारे के सारे वो डीसी के अंडर आ गए। अब डीसी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में डीसी देखता था कि जमींदार कैसे रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, वो फेयर है कि नहीं है, और अगर किसी पीजेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम को लेके डीसी के पास जा सकता था। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम वॉरेन हास्टिंग ने स्टार्ट किया था। इसको जुडिशियल रिफॉर्म बोला जाता है 1772 के, मतलब बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट। वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बाद में बने, जब वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उन्होंने तभी ये रिफॉर्म कर दिए थे। और उस टाइम पे उन्होंने एक रिफॉर्म और भी किया था, हमने पढ़ा था। क्या किया था? ड्यूअल गवर्नमेंट को एंड कर दिया था। जो ड्यूअल गवर्नमेंट लॉर्ड क्लाइव ने चलाई थी 1765 में, 1772 में उस ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया था वॉरेन हास्टिंग ने। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग ने एक सिस्टम और स्टार्ट किया था, इजरादारी सिस्टम। इजरादारी सिस्टम क्या था? ये एक रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था कि भाई फार्मर से रिवेन्यू कैसे कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था ये ब्रिटिशर्स का। बाद में हम कुछ और रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम भी पढ़ेंगे। परमानेंट सेटलमेंट नाम का एक रिवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे जिसको जमींदारी सिस्टम बोला जाता था। महलवारी सिस्टम पढ़ेंगे, रोयतवारी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाओ उन चीजों से जो पहली बार सुन रहे हैं। तो इजरादारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम का दूसरा नाम था परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, और रोयतवारी सिस्टम, ये ब्रिटिशर्स द्वारा चलाए गए लैंड रिवेन्यू सिस्टम थे इंडिया में। लैंड रिवेन्यू सिस्टम मतलब हाउ दे विल कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, उनके लिए कुछ सिस्टम बनाए गए थे। तो इन सिस्टम्स का नाम था ये इजरादारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रोयतवारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। तो इजरादारी सिस्टम चलाया था वॉरेन हास्टिंग ने, क्योंकि ये यूपीएससी पूछ चुकी है अलग अलग सिस्टम्स के नाम और किस पर्सन ने चलाए थे और कौन से प्लेस पे चलाए गए थे। ठीक है, तो इजरादारी सिस्टम चलाया गया था बंगाल में। ऑब्वियस सी बात है कि इजरादारी सिस्टम रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले चलाया था। मैं 1772 के अराउंड की बात कर रहा हूं। तो ये सिस्टम सिर्फ बंगाल में चल पाएगा क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल थे वॉरेन हास्टिंग, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो उन्होंने इजरादारी सिस्टम चलाया। इजरादारी सिस्टम में क्या होता था, जो हाईएस्ट बिडर होता था, हाईएस्ट बिडर का मतलब कि जो भी फार्मर्स, कुछ फार्मर्स के ऊपर एक जमींदार होता था। यह सिस्टम बहुत पहले से चला आ रहा था। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे जमींदारी सिस्टम को पूरा का पूरा। उसके प्रोज क्या थे, कॉन्स क्या थे, क्या उसके बेनिफिट थे, क्या उसके नुकसान थे, वो हम पढ़ेंगे। कब से वो स्टार्ट हुआ तो वो हिस्ट्री में आता सारा का सारा। तो जमींदारी सिस्टम ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ही पहली बार लेके आए थे। जमींदार ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी होते थे। जस्ट ब्रिटिशर्स ने उन जमींदार को अपने अंडर में ले लिया और कंट्रोल करने लग गए। तो बहुत बड़े बड़े एरिया जमींदार के अंडर में होते थे। उन एरिया से रिवेन्यू को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, अलग अलग जमींदार होते थे। तो जो जमींदार ये बोलता था कि भाई मैं सबसे ज्यादा रिवेन्यू दूंगा आपको, उसी को पर्टिकुलर लैंड दे दी जाती थी कि भाई ये इतनी लैंड है जो अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है, यहां से रिवेन्यू कलेक्शन हमें करना है,
तो ये पर्टिकुलर लैंड में से जो जमींदार ये बोलता था कि मैं हाईएस्ट बिडर हूं, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके आपको दूंगा, उसी को वो पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था। इसको इजरादारी सिस्टम बोलते थे। बाद में एक पर्सन आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको हम आज ही पढ़ेंगे, वो आके इस सिस्टम को चेंज करेगा और वो इजरादारी सिस्टम को जमींदारी सिस्टम में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। इससे अलग 1772 में मुफलिस कोर्ट स्टार्ट की थी वारन हास्टिंग ने। मुफलिस कोर्ट्स क्या होते थे ये, अब देखो दो चीजें थी, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसके अंडर में गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ठीक है। अच्छा, मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें से कुछ ही चीजें आपकी बुक में मिलेंगी, तो ये जूम करके मत चलना कि बुक में होंगी। आपको ये आदत बनानी पड़ेगी कि पेन भी चलता रहे और दिमाग भी चलता रहे। स्टार्टिंग में नहीं बनेगी तो उसके लिए आपके पास वीडियो अवेलेबल है, लेकिन धीरे धीरे आदत आपको यही बनानी पड़ेगी कि दिमाग भी चले और पेन भी चले, कि जो चीज आपको लिखनी है। ठीक है। ये मैं पहले ही बता रहा हूं, ये आपको किताब में नहीं मिलेंगी। ठीक है, मतलब किताब में नहीं मिलेगा इसका मतलब यह है कि कोई भी एक किताब में नहीं मिलेगी, मल्टीपल बुक्स में मिलेंगी ये सारी चीजें। ठीक है। मुफलिस कोर्ट चलाई वॉरेन हास्टिंग ने। एक तो यही क्वेश्चन हो जाता है कि मुफलिस कोर्ट इंडिया में चलाई किसने? वॉरेन हास्टिंग ने चलाई। होती क्या थी ये? एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, उसके नीचे गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया गया। ये चीज हमने पढ़ी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में एक सिविल कोर्ट होती थी और एक कोर्ट होती थी फौजदारी कोर्ट। सिविल कोर्ट को बुलाया जाता था दीवानी कोर्ट। तो वॉरेन हास्टिंग ने एक तो बनाई दीवानी कोर्ट, एक बनाई फौजदारी कोर्ट। दीवानी कोर्ट जो है वो सिविल मैटर को सुनती थी और फौजदारी कोर्ट जो है वो क्रिमिनल मैटर को सुनती थी। वॉरेन हास्टिंग ने दीवानी कोर्ट बनाई, फौजदारी कोर्ट बनाई। दो तरह के कोर्ट सिस्टम उसने बनाए। दीवानी कोर्ट वो थी जो सिविल मैटर सुनती थी, फौजदारी कोर्ट वो थी जो क्रिमिनल मैटर सुनती थी। आज भी ऐसे ही होता है, आज भी इंडिया में ऐसे ही होता है। सिविल कोर्ट अलग होती है, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होती हैं। ठीक है, ये सिस्टम आज भी चल रहा है इंडिया में। तो ये सिस्टम हमने ब्रिटिशर्स से लिया था, उन्होंने ऐसा सिस्टम चलाया था। ठीक है। अब ये जो सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर सुनती थी, तो इनका एरिया जिसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन, कि एरिया कौन सा होगा, किस एरिया के मैटर ये सुनेंगी। ठीक है। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के पास एक तो तीन प्रोविंस थे, एक तो हो गया बंगाल, एक हो गया मद्रास और एक हो गया बॉम्बे। ये तीन मेन जगह थी उनके पास, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इसमें से बंगाल के अंदर, सिर्फ बंगाल के अंदर यह सिस्टम किया था उसने, क्योंकि जब मैं बता रहा हूं तब वो सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल था। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि जब इनमें अब आगे चेंज आएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो चेंज कैसे हुआ है, तो उसके लिए मैं उसका बैकग्राउंड बता रहा हूं। ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं उस बात पे कि ये चीज इंडिया पे लागू नहीं हुई थी, सिर्फ बंगाल पे लागू हुई थी। बंगाल पे क्यों लागू हुई? क्योंकि जब ये सिस्टम बनाया गया उस वक्त वॉरेन हास्टिंग सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल था, तो उस वक्त गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इन तीनों के पास बराबर पावर होती थी। तो सिस्टम चलाया वॉरेन हास्टिंग ने, सिर्फ अपने एरिया में चलाएगा बंगाल में। तो बंगाल में एक तो था कैलकाटा जो मेन सिटी थी जहां पे गवर्नर जनरल बैठता था। तो कैलकाटा में बनाई गई सदर दीवानी कोर्ट और सदर
निजामत कोर्ट। निजामत और फौजदारी कोर्ट क्रिमिनल मैटर सुनती थी। ये दोनों कोर्ट्स बनाई गई कोलकाता में, ठीक है। और जो बाकी एरिया थे कोलकाता से बाहर के रिमोट एरिया, उन एरिया में बनाई गई मुफिसिल कोर्ट। बाकी जो एरिया है उनमें मुफिसिल कोर्ट बनाई गई, और जो कलकत्ता का एरिया है उसमें सदर दीवानी कोर्ट और सदर निजामत कोर्ट बनाई गई। ये सिविल मैटर को सुनती थी, ये क्रिमिनल मैटर को सुनती थी। बाकी एरिया में मुसफिल कोर्ट बनाई गई। मुसफिल कोर्ट दो तरह की होती थी, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट। इसको ऐसे समझो कि ये आज के टाइम की सुप्रीम कोर्ट जो सिविल मैटर सुनती थी सिर्फ, ये आज के टाइम की एक दूसरी सुप्रीम कोर्ट जो सिर्फ क्रिमिनल मैटर सुनती थी, क्योंकि ये बैठती थी कहां पे, सिर्फ कलकत्ता में। तो बाकी किसी एरिया में, क्योंकि बंगाल तो बहुत बड़ा था ना, बाकी किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको कौन सुनेगा? तो अलग अलग जगह पे कोर्ट्स बनाई गई थी। उन कोर्ट्स को बोलते थे मुफिसिल कोर्ट। इन कोर्ट में अगर किसी को जस्टिस नहीं मिलता था, मान लिया कोई पर्सन है बंगाल के रिमोट एरिया में रहता है और उसका कोई सिविल डिस्प्यूट हो गया किसी जमींदार के साथ कि भाई जमींदार मेरे से ज्यादा पैसे ले रहा है, ठीक है, तो वो कोर्ट में जा सकता था। पहले तो वो डीसी के पास जा सकता था, फिर डीसी के अगर उसको लगता था डीसी भी जस्टिस नहीं कर पा रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता था। उस कोर्ट को मुफिसिल कोर्ट बोलते थे। अगर उसको लगता था कि यहां भी जस्टिस नहीं मिल पा रहा तो फिर वो सदर दीवानी कोर्ट्स में जाता था, जो कहां बैठती थी, कलकत्ता में। और इस कोर्ट में, इन दोनों कोर्ट में डिसीजन गवर्नर लेता था बंगाल का। इन दोनों कोर्ट में डिसीजन कौन लेता था? गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम बनाया वॉरेन हास्टिंग ने। एक तो डीसी बनाई, एक रिमोट एरिया में बहुत सारी कोर्ट्स बनाई जिनका नाम उसने रखा मुफिसिल कोर्ट्स। मुफिसिल कोर्ट्स दो तरह की होती थी, एक जो सिविल मैटर सुनती थी, एक जो क्रिमिनल मैटर सुनती थी। अगर किसी को उन कोर्ट्स में जस्टिस नहीं मिला तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता था। हायर कोर्ट्स के नाम थे सदर दीवानी कोर्ट और सदर निजामत कोर्ट, और ये कहां थी? बंगाल में थी। तो एक जो जस्टिस सिस्टम चल रहा था ये, इसके ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट और बना दिया, ठीक है। तो एक सिस्टम तो था, एक सिस्टम तो ये था कि सदर दीवानी कोर्ट, सदर निजामत कोर्ट, ये दोनों लगती थी कलकत्ता में, और इनके नीचे सदर दीवानी कोर्ट के अंडर में होती थी दीवानी कोर्ट, और इसके अंडर में होती थी फौजदारी कोर्ट। तो ये सिस्टम था। अब इसके पैरेलल में 1774 में सुप्रीम कोर्ट और बना दिया, ठीक है। तो बात यह आई कि यहां से मामला यहां जाए कि यहां जाए, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो बना दी लेकिन इन कोर्ट्स को खत्म नहीं किया। तो मतलब जुडिशियल सिस्टम में एक अनसर्टेनिटी रही कि भाई जुडिशियल, जब मैं कह रहा हूं ना कि गवर्नर जनरल ज्यादा पावरफुल था कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास अपनी भी कोर्ट थी और पैरेलल में एक और कोर्ट बना दी सुप्रीम कोर्ट। ये बना दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और ये बनाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो अब ये लोग यहां जाएं कि यहां जाए, ये डिस्प्यूट चलता रहा 1773 से 1781 तक कि ये लोग जाएं कहां। अगर इन्होंने कोई डिसीजन गलत दे दिया है तो उसके बाद ये लोग यहां जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। कई पर्सन ऐसे थे यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच गए, वो यहां पे गए ही नहीं, और इन्होंने कुछ डिसीजन दे दिया। अब वो डिसीजन गवर्नर जनरल के अगेंस्ट में चला गया,
तो अब गवर्नर जनरल कह रहा है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम ज्यादा पावरफुल है। तो ये टसल चलती रही दोनों के बीच में। तो ये टसल थी जुडिशियल पावर को लेके। तो आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस टसल को हटाने के लिए कि भाई ये सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, या डायरेक्टली बोल लो गवर्नर जनरल ज्यादा पावरफुल है कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है। तो क्या किया ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा पावरफुल थी उस वक्त, उसके पास पैसा था, ठीक है। उसके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, उसके जो ओनर और डायरेक्टर जो इंग्लैंड में बैठे थे, वो वेल्दी इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। तो उन्होंने वहां की पार्लियामेंट को इन्फ्लुएंस किया और अपने फेवर में लॉ बना लिए। ये स्टोरी आपको सिमिलर सी लगेगी, आज के टाइम पे भी ऐसा ही होता है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पार्लियामेंट में इन्फ्लुएंस करके एमपीज को अपने फेवर में बिल बनवा लेते। तो ऐसा उस टाइम पे भी हुआ। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर एक बात बोलनी हो कि इस एक्ट में क्या किया गया, तो इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल किया गया, कट डाउन किया गया, और यह बताया गया भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ज्यादा पावरफुल है, आप लोग कम पावरफुल है, ठीक है। ये कुछ एक तरह का ऐसा सिस्टम हो गया जैसे आज के टाइम है हमारे यहां कि प्रेसिडेंट है और सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में भी प्रेसिडेंट के पास जाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के पास अपनी जुडिशियल पावर होती है जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा हैंग टिल डेथ, कैपिटल पनिशमेंट दी गई है अगर सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रोविजन उस टाइम पे भी किया गया कि गवर्नर जनरल, जो मैंने बताया आप लोगों को, बाद में उसको प्रेसिडेंट बनाया गया इंडिया का। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले तो क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बाद में बनाया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बाद में बनाया जाएगा वाइसरॉय। ये हम पढ़ेंगे धीरे धीरे सारे। वाइसरॉय को फिर से बनाया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, फिर वाइसरॉय बनेगा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोबारा बनाया जाएगा वाइसरॉय से, ये भी पढ़ेंगे। इस पोस्ट को दोबारा नाम बदला जाएगा, और फिर फाइनली इसको खत्म करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा हायरार्की है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट कैसे क्रिएट हुई इंडिया में बाद में। डन। अब तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पढ़ते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 नोन एज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, और इसको डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 भी बोल देते हैं, ये इसके अलग अलग नाम है। एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। जितने भी एक्ट हम ये पढ़ेंगे सारे के सारे, ये सब एक्ट, ऑल दीज एक्ट वर पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये एक्ट सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट बना रही है। बना क्यों रही है? यहां तक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया को रूल करेगी उसके लिए बनाई गई, और यहां से यहां तक कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल करेगी। बनाए सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, यहां तक के बनाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि वो कैसे इंडिया को रूल करेगी, और यहां से आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे इंडिया को रूल करेगी, उसके लिए सारे एक्ट बनाए गए। सीक्वेंस भी याद रखनी है एक्ट्स की आपको। टू रेक्टिफाई द सेवरल फ्लॉज ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फ्लॉज मतलब कमी, जो उसमें कमी थी उनको दूर करने के लिए इसको बनाया गया। द 1773 एक्ट हैड क्रिएटेड मैसिव जुरिस्डिक्शनल ब्लर। ब्लर का मतलब होता है समथिंग अनक्लियर, कि एक जुरिस्डिक्शनल ब्लर था, कि अनक्लियरिटी थी, एक एम्बिग्यूटी थी
कि जुडिशियल पावर किसके पास ज्यादा है, उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। लीडिंग टू कॉन्स्टेंट एंड बिटर पावर स्ट्रगल बिटवीन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मतलब है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी काउंसिल जो बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ये एक्ट थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे प्रोविजन हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे भी चलूंगा पहले चैप्टर में। ठीक है, पहला चैप्टर होने में लगेंगे 10-12 दिन, उसके बाद वाले चैप्टर 1-2 दिन में होंगे, वो आराम से होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्ट बहुत ज्यादा है और उनमें ऐसे वर्ड आप बहुत बार सुनोगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मतलब है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस उसकी 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उनके बीच में पावर स्ट्रगल चलता रहा। एंड द न्यूली एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो इनके बीच में जो पावर स्ट्रगल चल रहा था उसको खत्म करने के लिए सेटलमेंट एक्ट बनाया गया था 1781 का। पावर स्ट्रगल क्या थी वो मैंने समझा दिया आप लोगों को कि एक कोर्ट का सिस्टम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, एक कोर्ट का सिस्टम बना दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब दोनों में ये बताया ही नहीं कि किसके पास ज्यादा पावर है। ठीक है, सेपरेशन, पहला प्रोविजन जो किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि जो एग्जीक्यूटिव थे और जुडिशरी थी उनको सेपरेट किया गया। पहला, एग्जेम्पशन ऑफ ऑफिशियल एक्ट। एग्जेम्पशन ऑफ ऑफिशियल एक्ट का मतलब यह है, यह बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नर जनरल के ऊपर नहीं है। अगर गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लिखो मत, पहले समझो एक बार फिर लिखेंगे, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ने अगर कोई डिसीजन ले लिया, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 4 उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हमने पढ़ा था मेजोरिटी से डिसीजन लेते थे, और अगर कोई मतलब इक्वल वोट शेयर हो जाता था तो वीटो पावर दी गई थी किसके पास, गवर्नर के पास। अगर उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया अपने ऑफिशियल एक्ट में रहते हुए, अब ये ऑफिशियल एक्ट क्या था, ये बना रखे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऑफिशियल्स के लिए कि आप लोगों को पास ये पावर है, आप लोग ये चीजें कर सकते हो इंडिया में। तो ऑफिशियल एक्ट में रहते हुए वो कोई भी डिसीजन अगर ले लेते, उस डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो ऑफिशियल पावर में रहते हुए कोई भी डिसीजन ले रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट में उस डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो क्लियरली बता दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऐसा लिखा नहीं लेकिन इसके पढ़ने से समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की पावर कम है और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की पावर ज्यादा है। सो द गवर्नर जनरल एंड द मेंबर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो 4 मेंबर थे, वर एग्जेम्प्टेड, उनको रिलीफ दिया गया फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी एक्ट डन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी काम कर रहे हैं तो उन कामों के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर घटा दी। देन एग्जेम्पशन ऑफ कंपनी सर्वेंट, सेम चीज कंपनी के सर्वेंट पे लागू की गई कि भाई कोई क्लर्क अगर कंपनी के एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उस क्लर्क ने कोई डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन में किसी पीजेंट की, मान लो कोई पीजेंट था और उसकी जमीन जाती रही, उसने रिवेन्यू नहीं भरा था, क्लर्क ने बोल दिया भाई ये जमीन आपकी नहीं है, ऐसे ही होता था। अब उस डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता था। तो गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और कंपनी का कोई भी सर्वेंट है, उन सब के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता था। तो उन सबको एग्जेम्पशन दे दिया गया। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिक्रीज कर दिया गया। डन। तो दो चीजें, मोटी मोटी 2 चीजें आपको लिखनी है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसकी काउंसिल, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी पब्लिक सर्वेंट थे, उनके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता था अनटिल दे आर डूइंग द वर्क इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अगर वो कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके लिए जाया जा सकता था, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड था, हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हुए कोई काम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आज के टाइम पे जा सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लॉई आज ऐसा कर रहा है और हमें लग रहा है कि वो सही नहीं कर रहा, तो आज के टाइम पे हम कोर्ट में जा सकते हैं, उस टाइम नहीं जा सकते थे।
तो उनको इम्यूनिटी दी गई थी एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, मैं जितना लिख पाऊं लिख लो, मैं बाद में पीपीटी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोगों का जो ग्रुप है उसमें, तो जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है वहां से लिख लेना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पेन छोड़ के बैठ जाओ, लो भाई बन गई बात, ठीक है। क्योंकि एक चीज समझो, जो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पीपीटी में नहीं होंगी, जो मैं बताऊंगा, और मैंने कुछ भी लिख दिया है, सपोज मैंने यहां पे ये लिख दिया, ये तो एक एग्जांपल है, मैंने कुछ भी लिख दिया, उस वक्त तो आपको ध्यान है कि क्या लिखा है, बाद में ध्यान नहीं आएगा कि ये क्यों लिखा था, तो इसलिए कुछ चीजें लिखनी भी पड़ेंगी, ठीक है। सेकंड, एक्सक्लूजन ऑफ रिवेन्यू मैटर। द एक्ट एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है टू से समथिंग क्लियरली। इस एक्ट ने क्लियरली ये बोला, ऑल द मैटर कंसर्निंग रिवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, कि जितने भी मैटर रिवेन्यू से रिलेटेड होंगे इंडिया में, मतलब रिवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मैटर अगर होगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई से नहीं है। तो धीरे धीरे आप देखोगे, फिर कहोगे ये सुप्रीम कोर्ट बनाया ही किस लिए था, जब उसे सारी पावर ले ली गई। इस एक्ट में लिटरली सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर ले ली गई, बस वो एक बॉडी बन के रह गया कि सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई बॉडी है कैलकाटा में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनाया जाएगा कैलकाटा में, सुप्रीम कोर्ट 1801 में बनाया जाएगा मद्रास में, सुप्रीम कोर्ट 1823 में बनाया जाएगा बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट भी 3 होंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, इसकी ज्यूरिसडिक्शन कहां तक थी, सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे थी। अगर आपको याद हो, हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा था, इस सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ बंगाल में रह रहे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे थी। इवन लोकल पर्सन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, उनके पास अथॉरिटी ही नहीं थी, ना वो उसके अंडर में आते थे। जो से ब्रिटिश सब्जेक्ट थे उनके अंडर में थे, तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को इम्यूनिटी दे दी गई इस एक्ट में। इस पूरे एक्ट में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को इम्यूनिटी दे दी गई कि आप ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट में जा ही नहीं सकते कोर्ट में। तो फिर क्या किया जाएगा, इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाया जाएगा और ये बोला जाएगा कि बंगाल में जितने लोग रह रहे हैं ना, अब चाहे वो ब्रिटिश सिटीजन हो चाहे ना हो, सबके ऊपर ज्यूरिसडिक्शन लग जाएगी, ठीक है। तो ये 3 सुप्रीम कोर्ट बनेंगे। तो फिर बाद में ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कहां, पावर तो थी नहीं इन तीनों के पास, सिर्फ कहने के लिए बना दिए गए थे, ठीक है। नहीं थी का इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं थी, मतलब बहुत कम पावर थी, ठीक है। बाद में हाई कोर्ट एक्ट आएगा 1861 का, और इन तीनों को बदल के हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास और हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे बना दिया जाएगा, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पहले सुप्रीम कोर्ट बनेंगे तीनों, फिर तीनों को हाई कोर्ट बना दिया जाएगा हाई कोर्ट एक्ट 1861 में। 1862 में ये तीनों हाई कोर्ट बन जाएंगे अपनी अपनी जगह, ठीक है। फिर बाद में हम पढ़ेंगे लेटर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें एक फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा, दिल्ली के अंदर। इस फेडरल कोर्ट को बाद में बदल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ये फेडरल कोर्ट होगा, जो 1935 में बनाया जाएगा, में प्रोविजन लाया जाएगा, बनेगा ये 1937 में। ये वाला बाद में हम इसको पढ़ेंगे भी, जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे कि फेडरल कोर्ट का प्रोविजन आएगा पहले बार। अमेरिका में आज भी सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां के सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ही बोला जाता है, ठीक है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या किया, जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स एंड रेवेन्यू कलेक्टर्स वर नॉट सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ देयर रेवेन्यू रिलेटेड डीलिंग विद द कंपनी। तो इनडायरेक्टली जमींदार्स को भी बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की पावर से, जो जो रेवेन्यू कलेक्शन में इन्वॉल्व थे।
क्योंकि जमींदार भी खुद नहीं कलेक्ट करते थे, उन्होंने भी अपने नीचे लोग लगाए हुए थे जो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये जितना भी रिवेन्यू कलेक्शन में जो भी पर्सन आते थे, वो जो भी काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मान लो कोई पर्सन, कोई जमींदार किसी पीजेंट से इलीगल रिवेन्यू कलेक्शन कर रहा है, तो वो जमींदार के पास राइट नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा पाए, क्योंकि रिवेन्यू के केस में सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, धीरे धीरे लगेगा भी ये कि बनाया क्यों था, फिर जब सारी पावर ले ली गई थी तो सिर्फ पावर रही उसके पास 1773 से 1781 तक, जब तक ये एक्ट नहीं आया तब तक पावर स्ट्रगल चलता रहा, उसके बाद इसकी सारी पावर खत्म कर दी। क्लैरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन। फिर ये बात हुई कि भाई जब सारी ही पावर ले ली गई है तो इसके पास कोई पावर बची है कि नहीं बची है, तो वो क्लियरिटी भी दी गई एक्ट में कि भाई इसके पास पावर क्या है। टेरिटोरियल लिमिट, उसकी टेरिटोरियल लिमिट को बढ़ाया गया, जो पहले सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे थी अब वो पूरे बंगाल पे लागू हो गई। मतलब अब नॉर्मल पर्सन भी जा सकता था, लेकिन रिवेन्यू के मैटर में नहीं जा सकता था, ये याद रखना, सिर्फ क्रिमिनल मैटर में जा सकता था। ठीक है, अगर किसी जमींदार ने किसी को पीट दिया, किसी पीजेंट को, वो जा सकता था, हालांकि जाते नहीं थे क्योंकि जमींदार का खौफ इतना होता था, जाते नहीं थे, तो सिर्फ कहने के लिए कोर्ट बनाई गई थी। द एक्ट affirmed that the Supreme Court had jurisdiction over all inhabitant of Calcutta। पहले इसको हमने पढ़ा था सिर्फ ब्रिटिश सब्जेक्ट पिछले एक्ट में, अब ब्रिटिश सब्जेक्ट से हटा के उसको कलकत्ता में रहने वाले सभी लोगों पे लगा दिया गया। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम वो जगह थी जहां पे ब्रिटिशर जहां से रूल करते थे, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जहां बैठता था उसको फोर्ट विलियम बोला जाता था। देन एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉ, ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई हिंदू जाता है तो उसको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिलेगा, अगर कोई मुस्लिम जाता है तो मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग उसको जस्टिस दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे लॉ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, इंडिया में पहली बार वारन हास्टिंग ने कोडिफाई किए थे। कोडिफाई करने का मतलब 1772 में जब जुडिशियल रिफॉर्म किए वारन हास्टिंग ने, तो उसने कुछ हिंदू स्कॉलर पकड़े, बोले भाई आप लोग बैठो और आप लोग हमें ये बताओ कि आप लोगों के रूल क्या है, ट्रेडिशन क्या है, आप लोग क्या फॉलो करते हो, मैरिज के केस में क्या फॉलो करते हो, डाइवोर्स के केस में क्या फॉलो करते हो, प्रॉपर्टी को इनहेरिट पास ऑन करना है तो क्या रूल फॉलो करते हो, और आप लोगों को रूल फॉलो करने का सिस्टम क्या है, आप लोगों ने ये रूल कहां से लिए हैं। तो जो वेदा थे पुराने, जो धर्म, जो ग्रंथ थे हमारे पुराने, उन सबको चेक किया गया और पूरी एक टीम बैठाई गई, उस टीम ने सारे के सारे हिंदू लॉज को लिखा। ऐसे ही मुस्लिम के केस में हुआ। इसको बोलते हैं कोडिफिकेशन करना, कोड करना, मतलब कोड करना मतलब ट्रांसलेट करना, सब चीजों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, क्योंकि जो जज थे वो लोग लोकल लैंग्वेज थोड़ी समझते थे और हिंदी उस वक्त लोकल लैंग्वेज नहीं थी, आज भी नहीं है बंगाल में तो, लेकिन उस वक्त भी नहीं थी। तो सबको, बड़े बड़े स्कॉलर्स को लिया गया, मुस्लिम्स को भी और हिंदू के भी, और उनको उनसे कोडिफाई करवाए गए, लॉज को लिखवाया गया। तो इस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया कि भाई जो वारन हेस्टिंग ने ये लॉ लिखवाए थे ना, उनको यूज करो, उनके बेस पे डिसीजन दो। मान लिया दो हिंदू के बीच में फाइट है बंगाल में, ठीक है, और वो केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका डिसीजन कैसे होगा, क्योंकि रूल रेगुलेशन तो थे नहीं। आज के टाइम पे तो हम बीएनएस यूज करते हैं, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस नाम का एक डॉक्यूमेंट है जिसका पहले नाम होता था आईपीसी। ये सुना भी होगा आईपीसी आप में से काफी ने, अगर बीएनएस नहीं सुना होगा तो इंडियन पीनल कोड, पीनल मतलब पनिशमेंट के लिए क्या कोड है, ठीक है। तो ऐसी ही चीजें कोडिफाई करवाई थी वारन हास्टिंग ने, उन चीजों को यूज किया गया। तो इस एक्ट ने बताया कि भाई अगर हिंदूज हैं तो उनको अलग तरह से ट्रीट करो और मुस्लिम है उनको अलग तरह से ट्रीट करो, पर्सनल लॉ के केस में, ठीक है। ये चीज इंडिया में आज भी है एट प्रेजेंट, अभी भी सबके पर्सनल लॉ अलग अलग हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, सिख के अलग हैं, हिंदूज के अलग हैं, और हर एक पर्सन को
उसके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस दिया जाता है। यही चीज को लिखा गया है आर्टिकल 44 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पे डिमांड की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूसीसी, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। करंट गवर्नमेंट का ये भी एक कमिटमेंट है कि हम इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सबके पर्सनल लॉ, सबको सेम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। अभी तक अलग अलग है। 3 जगह है इंडिया में जहां पे अलग अलग नहीं है, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात। इन 3 जगह पे यूसीसी अप्लाई हो चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होने का मतलब है पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस नहीं मिलेगा, यूनिफॉर्म लॉ होंगे सबके लिए। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिपेंडेंस के टाइम से ही है, क्योंकि गोवा पे ब्रिटिशर्स रूल नहीं करते थे, गोवा पे रूल करते थे पोर्तुगीज, तो वहां से वो सिस्टम आया। ठीक है। और उत्तराखंड ने अभी 2018 में इसको अप्लाई किया था और गुजरात ने इसी साल अप्लाई किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है। ठीक है। गोवा सिंस इंडिपेंडेंस, उत्तराखंड ने भी रिसेंटली लगाया है और गुजरात ने भी अभी इसी साल अप्लाई किया है। क्लियर? तो ये चीजें देखो, तभी हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं ताकि वो हिस्ट्री समझ में आए कि ये चीजें आई कहां से जो आज है। तो ये चीज यहां से आई थी और इन चीजों को स्टार्ट करने वाला वॉरेन हास्टिंग था। उसने इन चीजों को ऐसे कोडिफाई करवाया था और फिर ये चीजें ऐसे ही चलती रही। ठीक है। इन हाईली सिग्निफिकेंट मूव, एक्ट डायरेक्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू रिस्पेक्ट द रिलीजियस एंड सोशल कस्टम ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। क्यों किया गया ऐसे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने समझ लिया था कि इंडिया में रिलीजन बड़ी चीज है। रिलीजन के अगेंस्ट में जाएंगे ना तो लोग रिवोल्ट कर देंगे, तो इसलिए रिलीजन को मत छेड़ो। ठीक है। एक पर्सन हुआ है हिस्ट्री में, कार्ल मार्क्स, उसने बोला भी है रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेज, कि अगर बहुत सारे लोगों को अफीम देनी है ना तो उनको रिलीजन की अफीम दी जा सकती है। ठीक है, और किसी चीज की नहीं दी जा सकती। तो ये चीज ब्रिटिशर्स ने भी समझ ली थी कि भाई इंडियंस को रूल करना है तो उनके जो पर्सनल लॉ है उनको मत छेड़ो और उनके जो रिलीजियस लॉ है ना उनको मत छेड़ो, तो ये लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे, नहीं तो ये लोग रिवोल्ट पे उतराएंगे। और ये चीज अनफॉर्चुनेटली आज भी है हमारी सोसाइटी में, और ये तब भी थी जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे। ठीक है। तो अगर कहीं लिखना पड़ जाए कि भाई इंडिया एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है और उसके अगेंस्ट में लिखना पड़े, तो आप ये बता सकते हो कि भाई ब्रिटिशर्स टाइम में भी वही था और आज भी वही चीज है। आज भी सोशल लॉ प्रायोरिटी है, पर्सनल लॉ प्रायोरिटी है, रिलीजन प्रायोरिटी है, और ये ब्रिटिश टाइम पे भी होता था। तो ये प्रोग्रेसिव होने के अगेंस्ट में आर्गुमेंट आता है। तो प्रोग्रेसिव कहां हुए फिर हम लोग? ठीक है। केसेस इन्वॉल्विंग इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट were to be decided according to the personal laws of the parties involved. Hindu law for Hindus and Mohammedan law for Muslims. Mainly इंडिया में यही 2 थे उस वक्त। क्रिश्चियंस तो बाद में आएंगे। अभी एक चार्टर एक्ट पढ़ेंगे हम 1813 का, वहां पे इंडिया में क्रिश्चियंस का आना अलाउड होगा कि आओ भाई जितने आ सकते हो। ठीक है, पढ़ेंगे बाद में। अभी तक तो लिमिटेड सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग आ रहे थे, नॉर्मल क्रिश्चियन इतने नहीं थे इंडिया में। ठीक है। और बाकी रिलीजन्स के बारे में ब्रिटिशर्स को इतना पता नहीं लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था ना कि पता लग जाए कि कौन कहां है, कैसा है। तो उन्होंने देखा कि ब्रॉडली यहां 2 ही हैं, या तो मुस्लिम या फिर हिंदू, तो ब्रॉडली उन 2 के लिए लो बना दी। ठीक है। देन अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अपील कहां करोगे। अगर आपको नीचे जस्टिस नहीं मिल रहा है तो ऊपर अपील कहां करोगे आप, उसको बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में आज भी है। हाई कोर्ट में अगर आपको जस्टिस नहीं मिलता तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, इसको अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बोला जाता है, अपील करना। लोअर कोर्ट में जस्टिस नहीं मिल रहा
तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ये एपिलेट जुरिस्डिक्शन बोलते हैं इसको, तो इसको हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 137 138 में लिखे हुए हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे तो अलग अलग जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसमें एपिलेट जुरिस्डिक्शन नाम की एक चीज पढ़ेंगे। देन अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट, मुफिसिल कोर्ट जो लोअर कोर्ट थी, वर डायरेक्टेड टू गो टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, तो उनको सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत में भेज दिया गया कि भाई अगर नीचे से ऊपर जाना है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप लोग कहां जाओगे, गवर्नर जनरल के पास जाओगे। गवर्नर जनरल की कोर्ट के नाम थे सदर दीवानी और सदर निजामत, ठीक है। वहां फैसला गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल लेती थी, जज नहीं लेते थे, ठीक है। दिस फॉर्मली established the Governor General in Council as the highest court of appeal in India for provincial matter, though cases of very high monetary and value could still be appealed to King in Council in England. नीचे थी मुफिसिल कोर्ट। मुफिसिल कोर्ट दो तरह की थी, दीवानी और फौजदारी। इनके ऊपर अपील करनी थी तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसके भी ऊपर अपील करनी है ना अगर, तो सुप्रीम कोर्ट फिर भी नहीं जाओगे, फिर जाओगे किंग इन काउंसिल इन इंग्लैंड। किंग इन काउंसिल का मतलब वहां के जो गवर्नमेंट थी वो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को यह बताया था कि आज के टाइम पे हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ जुरिस्डिक्शन पावर है, सॉरी प्रेसिडेंट के पास जुरिस्डिक्शन पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट किसी भी मैटर में अकेला डिसीजन नहीं लेता, डिसीजन लेती है उसकी काउंसिल। प्रेसिडेंट की काउंसिल कौन है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ऐसा ही ब्रिटेन में होता था, जो किंग है वो डिसीजन नहीं लेता था, किंग के साथ जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल है ना वो डिसीजन लेते थे। तो किंग, प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सबको मिला के बोला जाता था किंग इन काउंसिल। तो अगर आपको और ज्यादा ऊपर अपील करनी है ना तो आप यहां जा सकते हो, लेकिन जैसे आज नॉर्मल पर्सन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, कॉस्टली इतना है। हालांकि उसके लिए प्रोविजन किए गए हैं, हम पढ़ेंगे बाद में, एक एक्ट पढ़ेंगे नालसा एक्ट ऑफ 1987 कि गरीब लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो उसके लिए नालसा नाम का एक एक्ट है, लेकिन वो भी काम नहीं करता है। तो गरीब पर्सन आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, महंगा इतना है, कॉस्टली इतना है। तो उस टाइम पे भी पीजेंट नहीं जा सकते थे किंग इन काउंसिल में, जमींदार ही जाते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जाते थे। नॉर्मल पर्सन के बस की कहां बात थी, इतनी ऊपर तक इंग्लैंड जाएगा वो, ठीक है। लेकिन जमींदार चले जाते थे कई बड़े बड़े मैटर्स में, कई जमींदार मिलकर चले जाते थे गवर्नर जनरल के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये एक प्रोविजन बना रखा था। तो मतलब आप फिर कहोगे सुप्रीम कोर्ट कहां है, फिर सुप्रीम कोर्ट को तो लिटरली खत्म ही कर दिया गया 1781 में, सारी ही पावर ले ली गई उसकी लिटरली। सिर्फ उसको कुछ पावर दी गई, वो भी किस पे लागू होती थी, जो इंडियंस थे ना उन पे, हिंदू और मुस्लिम, उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट करो, बाकी काम ही खत्म कर दिया, ठीक है। इंपावरमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज ऑफिशियली empowered to frame regulation and rule for the provincial court and council. इन कोर्ट्स के लिए जो रूल बनेंगे ना वो भी गवर्नर जनरल बनाएगा, ठीक है। तो लिटरली सुप्रीम कोर्ट को तो टूथलेस बॉडी बना दिया गया कि उसके पास कोई पावर रही ही नहीं। डन। तो दिस वाज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ब्रॉडली एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेक द सुप्रीम कोर्ट टूथलेस, ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ 1774 टूथलेस। तो वो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1871 का। तो इस एक 1781 मैंने क्या बोला, अच्छा 1781। तो आप हो गए इस एक क्वेश्चन के लिए आपने पूरी राम कहानी पढ़ा दी, तो वो कुछ और भी पूछ सकता है ना, तो इसलिए हमें वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, मैचिंग में अलग अलग एक्ट और उनमें क्या क्या मेन प्रोविजन हुए। जैसे 1773 का मेन प्रोविजन माना जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाना, वो उसका सबसे मेन प्रोविजन है। ऐसे ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का मेन प्रोविजन माना जाता है
टू कर्टेल डाउन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल कर दिया है। ठीक है, हाँ हाँ जी। जो ये लोअर कोर्ट थी ना, नीचे वाली कोर्ट कैसे काम करेंगी? आज के टाइम पे लोअर कोर्ट कैसे काम करती हैं, इसके लिए रूल रेगुलेशन पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, उस टाइम पे ये रूल एंड रेगुलेशन एक तरह से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दिया गया था। तो वही सिस्टम हमने भी लिया है। वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की तो आज के टाइम के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आज अगर हाई कोर्ट्स के लिए कोई लॉ बनाने हैं तो पार्लियामेंट बनाएगी, और पार्लियामेंट में किसकी मेजोरिटी है? गवर्नमेंट की। तो मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये सिस्टम हमने वहीं से लिया है। पूरा का पूरा इंडियन सिस्टम हमने ब्रिटिश से कॉपी किया है, बस ऊपर वाले पर्सन बदल दिए। जो ऊपर बैठे थे ना वो बदल दिए, वो पहले ब्रिटिशर्स थे, अब वो इंडियन है। सिस्टम अच्छा था उनका, इसीलिए तो हमने लिया। ठीक है, बस क्या किया, ब्रिटिशर्स को हटाया और वहां इंडियन बैठा दिए। गवर्नर जनरल की जगह प्रेसिडेंट बैठा दिया, जिसको इलेक्टेड कर दिया वो पहले नॉमिनेटेड होता था। ठीक है, वहां उसकी जो काउंसिल होती थी उस काउंसिल के लिए इलेक्शन करवा दिए हमने। जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं तो हम लोकसभा के इलेक्शन करवाते हैं, वहां से वो सारे आते हैं। तो सिस्टम वही है जो हम उन्होंने बनाया था पुराने टाइम पे, बस हमने उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन किए। मेजर मॉडिफिकेशन क्या है, ब्रिटिश सिटीजन को हटा के इंडियन सिटीजन को बैठा दिया वहां पे। नेक्स्ट है पिट्स एक्ट ऑफ 1781। अब ये एक्ट क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या स्टोरी थी? जब ब्रिटिश, हमने पढ़ा 1608 टू 1757, यहां तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर की तरह काम कर रही थी। वो ट्रेडर थे सिर्फ। ठीक है, 1757 की बजाय बल्कि बोलो 1765। 1765 में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। दीवानी राइट मिले थे पहली बार वो को। दीवानी राइट मतलब राइट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। रिवेन्यू कलेक्शन राइट ओनरशिप के राइट होते हैं एक तरह के। जब आपको कहीं का रिवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया, आपको बिल्डिंग का रेंट कलेक्ट करने का राइट मिल गया, तो बिल्डिंग आपकी हो गई ना, तभी तो आप रेंट कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ओनरशिप राइट हो गए वो एक तरह के। तो वो यहां से वो ओनर बन गए। तो 1765 से 1783 यहां तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दो काम कर रही थी, ट्रेडिंग भी कर रही थी और वो रूलर भी थे, दोनों काम कर रहे थे। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को समझ में आया कि भाई इनको तो सिर्फ यही काम दिया गया था, ये तो इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया अपने आप, तो इस वाले काम को मैनेज करना पड़ेगा हमें। ये इसके लिए चार्टर जो दिया गया था, रिमेंबर चार्टर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था। ट्रेड करने का चार्टर दिया था, रूल करने का थोड़ी दिया था। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेट समझ में आया कि भाई ये तो रूलर बन गए हैं, ट्रेडर नहीं है, तो इनका जो रूलिंग वाला पार्ट है ना, इसको कंट्रोल करो। तो उन्होंने इस पार्ट को अपने अंडर में ले लिया और डबल गवर्नमेंट को स्टार्ट कर दिया। ये वाला जो एक्ट आएगा, यहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज्यादा कंट्रोल करने लगेगी। और फिर हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट से में तो इतना कंट्रोल हो जाएगा कि लास्ट चार्टर एक्ट में तो वो चीजें खत्म ही हो जाएंगी। ठीक है, वो चीजें खत्म होने का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिटरली खत्म हो जाएगी। तो ये बोला गया कंपनी को कि भाई आप जो ये ट्रेडिंग का काम कर रहे हो ना, इसको तो संभालेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहां बैठते थे? इंग्लैंड में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब ओनर, उसके नीचे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों बैठते थे इंग्लैंड में। इसके नीचे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इसके नीचे गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो बोले भाई ये ट्रेडिंग वाला फंक्शन तो दे दो इसको। ये कौन है? ये कि आप संभालो ट्रेडिंग, रूलिंग वाला फंक्शन आप नहीं संभालोगे। अब रूलिंग वाला फंक्शन के लिए
एक और बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, कि जितने भी पॉलिटिकल फंक्शन है ना, रूलिंग फंक्शन मतलब पॉलिटिकल फंक्शन, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेगा आपसे, वो आपके पास नहीं रहेंगे। आप सिर्फ ट्रेड संभालोगे। डायरेक्टर आप ट्रेड संभालने के लिए बनाए गए हो, रूल करने के लिए नहीं बनाए गए थे। ठीक है, तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, ये एक नई बॉडी क्रिएट की गई, इसको बोला जाता है डबल गवर्नमेंट। समझ में आ गया डबल गवर्नमेंट क्या था? पॉलिटिकल और कमर्शियल, ट्रेडिंग होता है कमर्शियल, दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया। पिट्स एक्ट 1784, इसका नाम पिट्स एक्ट क्यों था, यह भी पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि इसको, ये जब एक्ट बना उस टाइम पे विलियम पिट्स द यंगर, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो एक्ट कहां पास हो रहे थे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में का लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। आज भी तो यही है, हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, उसका लीडर कौन है? लीडर ऑफ लोकसभा होता है प्राइम मिनिस्टर, अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो। ठीक है, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ना, वो इन जर्नल है, हर चीज में एक्सेप्शन है। तो कल का आके मत बोलना कि सर मनमोहन सिंह के टाइम पे तो नहीं था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं था लोकसभा का मेंबर, वो एक्सेप्शन है, तो उसमें हम बाद में जाएंगे। मैं जर्नल बता रहा हूं। जनरली अगर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जनरली प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही होता है, वो लोकसभा से है तो वो लीडर ऑफ द हाउस है। अगर वो राज्यसभा से है तो लीडर ऑफ द हाउस नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी, इसका नाम रखा गया पिट्स एक्ट, क्योंकि ये विलियम पिट्स उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, और प्राइम मिनिस्टर लीडर था, तो उसने अपना नाम चिपका दिया कि मुझे हिस्ट्री में याद किया जाएगा। ठीक है, आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये पुरानी चीजें हैं, तो हमने सारी चीजें ली है उनसे। ठीक है, तो इन्होंने ये एक्ट पास किया। मेन जो इसमें काम किया गया वो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम चला गया। ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ 1784 से, एंड होगा 1858 में। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। उस वक्त मैं दोबारा बताऊंगा आप लोगों को कि देखो ये एक्ट मैंने बताया था, ये डबल गवर्नमेंट का सिस्टम पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट हुआ और यहां पे जाके एंड हुआ। तो ये पूछा गया है एग्जाम में कि ये सिस्टम स्टार्ट कहां से हुआ और एंड कब हुआ। तो एंड हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। सिस्टम क्या था ब्रॉडली हमने समझ लिया, फिर भी पढ़ लेते हैं। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एक्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल मतलब ट्रेडिंग एंड पॉलिटिकल मतलब रूलिंग फंक्शन और ट्रेडिंग फंक्शन दोनों सेपरेट किए गए कंपनी के। रूलिंग फंक्शन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लेना चाहा और ट्रेडिंग फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर में ही रखा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के अंडर में काम कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चाल चली कि जो ये रूलिंग फंक्शन है ना, इसका हेड बना दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूके में हमारे फॉरेन मिनिस्टर को बोला जाता है। हम फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यूके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया है, यूएसए से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया है, तो वो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है, हम उसको फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी बोल देते हैं, सेम ही चीज होती है दोनों। कहीं को कि फॉरेन मिनिस्टर आपने बताया था, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि ये तो लिख रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर और वही फॉरेन मिनिस्टर है, तो दोनों चीजें सेम ही होती है। फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जयशंकर है अभी हमारे, तो उनके आगे ऐसा लिखा होता है EAM, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मतलब फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, जो अभी करंटली हमारे हैं। तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल फंक्शन दे दिया, ये संभालो आप रिपोर्ट करना कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। क्यों? क्योंकि लोन ले रखा है ना भाई, लोन ले रखा है तो
बैंक के अंडर में आना पड़ेगा ना, बैंक ने लोन दिया है तो उसकी टर्म कंडीशन माननी पड़ेगी। ठीक है, तो लोन ले रखा है तो हमारी बात सुननी पड़ेगी, या तो लोन मांगते ही ना आप लोग लोन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक बॉडी बनाई गई, न्यूली क्रिएटेड बोर्ड ऑफ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स। 6 मेंबर याद रहे ना रहे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहो कि 6 मेंबर याद रखने का, नहीं रहेंगे तो चलेगा, कभी पूछा नहीं गया है, क्योंकि कितना इंफॉर्मेशन याद रखोगे हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखना पड़ेगा कि इतना डीप हम याद रखे, याद रह पाएगा क्या। अभी तो एक बोर्ड पे एक वो पढ़ रहे याद रहेगा, लेकिन जब सारे एक्ट पढ़ लेंगे तो उसमें याद रहेगा क्या उसमें 6% थे या कितने थे। ठीक है, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर याद रखने हैं 1773 के, ये 6 ना भी याद रहे तो काम चल जाएगा, कभी पूछा नहीं गया है, वो पूछे गए हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड द चांसलर ऑफ एक्सचेकर। चांसलर ऑफ एक्सचेकर मतलब हमारा आरबीआई का गवर्नर, वहां का चांसलर ऑफ एक्सचेकर हमारा आज का आरबीआई का गवर्नर। तो उस टाइम का उनका गवर्नर और उस टाइम का उनका फॉरेन मिनिस्टर, उन दोनों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बैठा दिया। अब उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बैठते ही समझो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर पेनिट्रेट कर रही है कि भी अब हमारे पर्सन बैठने लग गए हैं अब यहां पे, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो रिपोर्ट करेगा ना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर को रिपोर्ट नहीं करेगा ना। ठीक है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो आरबीआई का गवर्नर है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा ना, वो प्राइवेट कंपनी के ओनर्स को रिपोर्ट नहीं करेगा। तो धीरे धीरे उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, एक लूप होल बना लिया कि अपने लोगों को घुसाओ, और फिर धीरे धीरे इसको बंद कर देंगे, ज्यादा लोगों को घुसाएंगे अपने कंपनी के अंदर और धीरे धीरे कंपनी को बंद कर देंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये क्या कर रहे थे, पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिवेन्यू अफेयर को देख रहे थे। ये रिवेन्यू अफेयर वो अफेयर था जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट। ठीक है, तो भाई टैक्स कलेक्शन, पॉलिटिकल और मिलिट्री, ये तीनों ये देखेगा। तो एक ही झटके में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी रूलिंग पावर ले ली। जो उनको रूल करने की पावर दी गई थी ना, उनके पास मिलिट्री थी। ठीक है, हालांकि मिलिट्री उनके पास हमेशा से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको मिलिट्री सप्लाई करते थे। उसकी प्राइवेट कंपनी की मिलिट्री नहीं थी, मिलिट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी। प्राइवेट कंपनी कितनी बड़ी मिलिट्री खड़ी कर लेगी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेसफुल होने का एक ये भी राज था कि उनको हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलिट्री बैकअप मिलता रहा। वो जब भी बोलते थे वो सिप भेज देते थे, वो जब भी बोलते थे मिलिट्री पर्सनल भेज देते थे इंडिया में कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास 3 फंक्शन थे, पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिवेन्यू अफेयर के। रिवेन्यू अफेयर मतलब टैक्स कलेक्शन का सिस्टम। डन। देन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, दो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, थ्रू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का मतलब ब्रिटिश किंग, ब्रिटिश किंग का मतलब वहां का प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब भी हमारे प्रेसिडेंट की बात होती है तो इनडायरेक्टली समझो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रही है। ना उनके किंग के पास कोई पावर है, ना हमारे प्रेसिडेंट के पास कोई पावर है। वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब वहां का मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है और हमारा प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। बस फर्क इतना है, उनका मोनार्क नॉमिनेटेड है, हमारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। इसीलिए हम अपने आप को रिपब्लिक बोलते हैं, वो अपने आप को रिपब्लिक बोलते नहीं। ठीक है, पावर दोनों के पास ही नहीं है, दोनों रबर स्टैंप है एक तरह के, कि जैसा प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा उनको। गिव सुप्रीम एंड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स अफेयर। कैसे मिला ये कंट्रोल, ये हमने इसमें देख लिया कि पॉलिटिकल कंट्रोल ले लिया, मिलिट्री ले लिया, और सबसे बड़ा रिवेन्यू अफेयर का, ये सबसे बड़ी चीज थी ना, ये उन्होंने अपने अंडर में ले ली कि बोला आप लोगों ने काफी कलेक्ट कर लिया, अब हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। The board had the power to supervise and direct all the operation of civil and military government or revenue of the British possession. British possession का मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी प्लेस अपने अंडर में ले रखे थे वो सारी ब्रिटिश पोजेशन बन गई। ब्रिटिश पोजेशन का मतलब
वो सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गई। चेंज टू गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया। पहला किया गया डबल गवर्नमेंट, दूसरा जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इन 4 को घटा के 3 कर दिया गया कि भी 3 हो जाओ। 3 इसलिए किया गया क्योंकि काउंसिल ज्यादा पावरफुल थी और गवर्नर कम पावरफुल होता था, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाने के लिए मेंबर्स को कम किया गया। ठीक है, इससे अगले एक्ट में हम देखेंगे ये काउंसिल जो थी ना, इसकी पावर को घटा दिया जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट की पावर घटाई, पहले सुप्रीम कोर्ट बनाया फिर उसकी पावर घटाई, पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई फिर उसकी पावर घटाएंगे। अल्टीमेटली पावर रहेगी गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, 3 कर दी गई, इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ। जो कमांडर इन चीफ होता था, जो सारी ब्रिटिश फोर्सेस को हैंडल करता था इंडिया में, वो ब्रिटिश फोर्स चाहे बंगाल में हो, चाहे मद्रास में हो, चाहे बॉम्बे में हो, उनका एक कमांडर इन चीफ होता था। उस कमांडर इन चीफ को उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बना लिया गया। ठीक है, इससे अगले एक्ट में देखेंगे कि गवर्नर ही कमांडर इन चीफ बनेगा। हो गया भाई, जब उसको अंदर ही ले लिया काउंसिल में, तो एक काम करो, ये पावर मेरे को ही दे दो। ठीक है, दिस वाज ए स्ट्रेटेजिक मूव टू स्ट्रेंथन द गवर्नर जनरल पोजीशन विद ओनली 3 काउंसिल मेंबर। He now only needed the support of 1 member to secure the majority using his casting vote in tie, unlike the deadlock throne of 1773. ये बोल रहा है पहले मेंबर थे 5, एक गवर्नर और 4 मेंबर। अगर 4 मेंबर थे, इनमें से 3 एक साइड हो जाते थे। प्रॉब्लम क्या थी? 4 में से 3 एक साइड हो जाते थे। क्या करेगा गवर्नर जनरल? कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाता था। तो एक तरह से 1773 से 1784 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पावरलेस पर्सन था, वो कुछ नहीं कर सकता था। वो एक तरह से आज का हमारा प्रेसिडेंट था। काउंसिल के पास सारी पावर थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसी काउंसिल, उनके पास सारी पावर थी। उस पावर को कम किया गया, एक मेंबर घटा दिया गया कि भाई एक मेंबर घटाने से क्या होगा कि अब मेंबर हो गए एक गवर्नर जनरल, ठीक है, अब मेंबर हो गए 4, सॉरी, एक गवर्नर जनरल और 3 उसके काउंसिल के मेंबर। मान लिया एक मेंबर एब्सेंट हो गया तो टाई हो गया एक एक के बीच में। अब एक एक टाई हो गया तो गवर्नर जनरल को बेनिफिट है फिर, क्योंकि वो अपना कास्टिंग वोट यूज कर सकता है। ठीक है, अगर टाई हो रहा है, पहला बात तो वो टोटल वोट हो गए 4, पहले टोटल वोट होते थे 5 होते थे तो 3 एक साइड हो गए। अब टोटल वोट हो गए 4 में से मान लो 2 भी हो गया तो भी गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट है, और अगर एक रह गया तो भी उसके पास कास्टिंग वोट है। तो अब तो एक ही हो सकता था केस कि तीनों के तीनों दूसरी साइड हो और गवर्नर जनरल एक साइड हो, तो ही वो डिसीजन ले सकते थे। ऐसा होना मुश्किल था। तो इनडायरेक्टली गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाया गया, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर को कम किया गया। सब ऑर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, इसमें यही बोला गया कि भाई जो प्रेसिडेंसी है मुंबई की और मद्रास की, वो सबऑर्डिनेट ही रहेंगी और उनकी कुछ और पावर ऊपर दे दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे सबऑर्डिनेट होगा गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास। पहले एक्ट में हमने देखा था इनकी डिसीजन मेकिंग पावर ले ली गई थी कि ये लोग वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते थे, ट्रूस नहीं कर सकते थे। अब इनसे कुछ और पावर ले ली गई। ठीक है, और पावर इन जो बाहर फॉरेन एक्सटर्नल पावर दी गई थी वो ले ली गई थी इनसे। उसमें हमें ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा, बहुत डिटेल हो जाएगा। तो बस इतना समझो कि उस चीज को दोबारा से रीअसर्ट किया गया कि भाई ये दोनों सब ऑर्डिनेट है और इनकी पावर पहले से कम कर दी गई। हर एक्ट के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 टिल 1833, यहां तक जाते जाते हर एक्ट में गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की पावर को कम किया जाएगा। यहां जाके पीक होगा
मतलब सारी ही पावर ले ली जाएंगी उनसे, फिर धीरे धीरे वापस दी जाएंगी। ठीक है, तो आप कहोगे यही खेल चल रहा है, एक बार पावर दे रहे हैं फिर पावर ले रहे हैं, बस बॉडी बदल रहे हैं, कभी गवर्नर जनरल, कभी काउंसिल, कभी सुप्रीम कोर्ट, पावर दे रहे हैं पावर ले रहे हैं, ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, हाँ जी। जो कास्टिंग वोट का पॉइंट बताया है, उसमें मतलब गवर्नर जनरल को 2 बार पावर मिली है वोट करने। एक तो वो खुद की पावर है, जब 4 हैं तो 2-2 हो गए, तो उसको एक ही चाहिए अपने फेवर में। अब मतलब एक वो 2 बार वोट कर वो सकता है। 3 मेंबर है, दूसरी तरफ 3 मेंबर है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर है, एक वो खुद है, उसको उनकी में से एक मेंबर चाहिए अपनी तरफ। 2-2 होते ही टाई हो जाएगा, टाई होते ही वो कास्टिंग पावर यूज कर लेगा। ठीक है, तो यही तो लिखा था। अब उसको एक ही मेंबर चाहिए था, अब उसको एक ही मेंबर चाहिए था, एक मेंबर उसकी तरफ हो गया तो वो कास्टिंग वोट यूज कर लेगा। तो अब तीनों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं थी, एक को कन्विंस कर लो तो उसका काम बन गया। देन ये चीज मैंने बता दिया था आप लोगों को, ब्रिटिश पोजेशंस, ये मैंने यहां बताया था आप लोगों को पोजेशंस। जितनी भी, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि कौन से एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजेशंस को ब्रिटिश पोजेशन बोला गया। मतलब इस एक्ट में ऑफिशियली जो जो जगह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी, अंडर में होने का मतलब खरीदी नहीं थी उन्होंने, अंडर में होने का मतलब है जहां पे उनके पास रिवेन्यू राइट थे, उन सभी जगहों को यह बोल दिया गया कि ये ब्रिटिश पोजेशंस हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजेशन नहीं है, ये ब्रिटिश पोजेशन है। तो ये एक बड़ी बात थी ये बोलना कि भाई ये इंडिया ये जगह, हम वर्ड तो यूज कर रहे हैं बार बार इंडिया, उस वक्त इंडिया था नहीं, बंगाल बोलो एग्जैक्ट अगर बोलोगे तो इंडिया तो बनेगा ही 1947 के बाद। ठीक है, तो इंडिया, उससे पहले तो इंडिया था ही नहीं। तो बंगाल में जो पोजेशंस थी ना, वो सारी पोजेशंस, मद्रास में जो पोजेशंस थी, पोजेशंस मतलब वेयर दे हैव द राइट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, उन सभी जगहों को ब्रिटिश पोजेशंस बोल दिया गया। ये एक बड़ा स्टेप था कि भाई ये पर्टिकुलर जगह अब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा स्टेप किया गया था जो आपको ध्यान रखना है, जो पूछा गया है। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर ऑफिशियली टर्म्ड एज द ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 3 बड़ी बड़ी चीजें क्या की गई 1784 में। पहला डबल गवर्नमेंट, दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर कम किया गया, और तीसरा ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया कंपनी की टेरिटरी को। ये तीनों चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग वे में, कि ये कौन क्या क्या मेन प्रोविजन थे 1784 के। ठीक है, एंटी करप्शन में तो वही चीजें बोली गई थी फिर से कि भाई आप लोग गिफ्ट नहीं ले सकते, और एक चीज और ऐड कर दी गई कि भाई अगर कोई नया ऑफिशियल जा रहा है, मान लो कंपनी ने कोई नया ऑफिशियल भेजा इंडिया में, तो उस ऑफिशियल को 2 महीने के अंदर अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारा जो उसके पास मनी है, उसका डिटेल देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ताकि जब उसकी प्रॉपर्टी बढ़े, उसका पैसा बढ़े, तो ये पता लग जाए कि उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है कि ज्यादा ही बढ़ रहा है। ठीक है, इट मैंडेटेड, मैंडेट का मतलब होता है किसी चीज को मेक श्योर करना, ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी विद इन 2 months ऑफ ज्वाइनिंग देयर पोस्ट। ये चीज एक्स्ट्रा ऐड की गई थी, बाकी चीजें ये तो पहले भी की गई थी और ये भी पहले की गई थी। ठीक है, तो ये मेन चीज थी कि ऑल द सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स दे हैव टू डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी विद इन 2 months ऑफ ज्वाइनिंग देयर पोस्ट। वो कोई भी पोस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो 2 महीने के अंदर उनको अपनी पूरा डिटेल देना पड़ेगा, ताकि करप्शन को प्रिवेंट किया जा सके। ये चीज आज भी होती है, हालांकि इसको फॉलो नहीं किया जाता, वो एक अलग बात है, लेकिन जब भी कोई एमपी एमएलए के लिए फाइट करता है इलेक्शन, वो अपना पूरा प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करते हैं, डिटेल देते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो क्या करते हैं, जो बाकी पैसा वो बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो अपने नाम पे नहीं बनाते हैं, उसको किसी और के नाम पे बनाते हैं, इसलिए वो पकड़े नहीं जाते। ठीक है, हालांकि उसके लिए भी एक एक्ट आया था इंडिया में, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने उसको कैटर करने की कोशिश की थी। लोग बहुत अच्छे हैं हमारे, बस उनको इंप्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं। देन है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो लास्ट एक्ट पढ़ेंगे हम आज का। ईयर देखो क्या आ गया,
तो ये गुड बाय करने का टाइम आ गया वॉरेन हास्टिंग को इंडिया से, कि वो चला जाएगा। वॉरेन हास्टिंग इंडिया से जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये देख रही थी कि भाई धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट सब कुछ ले रही है, रोका कैसे जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी भाई ये तो धीरे धीरे सब कुछ लेने हैं, रोका कैसे जाए। तो इन्होंने भी चाल चली, बोले कि भाई जो गवर्नर जनरल बनाएंगे ना अगला, दैट शुड बी फ्रॉम द रॉयल फैमिली, फिर देखेंगे वो कैसे कंट्रोल करेंगे इसको। तो गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, उसको बोले भाई आप जाओ गवर्नर जनरल बन के हमारी तरफ से। ये पर्सन इसी टाइम पीरियड में 1775 टू 1783, इससे पहले इंडिया में आने से पहले ये अमेरिका में था, और अमेरिका में वहां का गवर्नर था कंपनी की तरफ से। इसी टाइम पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया। तो जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया, उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेज को, या बोलो ब्रिटेन फोर्सेज को, अमेरिका में कंट्रोल करा था यही पर्सन। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अमेरिका में भी कब्जा था, अलग अलग जगह पे कॉलोनी बना रखी थी ना उन्होंने। इंडिया तो एक कॉलोनी थी, और भी जगह पे कॉलोनी थी, ठीक है। तो इस पर्सन ने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा और बुरी तरह हारा। लेकिन हमारे यहां हार को गलत समझा जाता है, उनके अकॉर्डिंग तो इसको एक्सपीरियंस है, जो गलती है वहां करके आया है, अब ये इंडिया में नहीं करेगा कम से कम, ठीक है। तो इसको एक्सपीरियंस है एक चीज। तो दूसरा, ये रॉयल फैमिली से है, तो जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ना, हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी ज्यादा, क्योंकि अब हम लोगों ने जिसको बैठाया है वो रॉयल फैमिली से है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये चाल चली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये बोला भाई मैं 2 कंडीशन पे बन के जाऊंगा, अगर मुझे गवर्नर जनरल बनाना है तो 2 कंडीशन चाहिए। एक तो जो ये कमांडर इन चीफ की पोस्ट है ना, ये मुझे चाहिए, मैं ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और मैं ही कमांडर इन चीफ। दूसरा, जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल खेल रहे हो ना, इसको खत्म करो, पावर मेरे पास होनी चाहिए। मेरे को आप लोग इमरजेंसी पावर दो कि कुछ सर्टेन केस में अगर ये 3 लोग एक साइड भी हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 लोग समझ रहे हो मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, लेकिन फिर भी मैं इनको ओवरराइड कर पाऊं। तो ये 2 चीजें मुझे चाहिए, आप दे सकते हो तो मैं चला जाता हूं, नहीं तो नहीं। तो वो दोनों चीजें दी गई, इस एक्ट में वो चीज लाई गई। फिर कंपनी कंडीशन उसने रखी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढूंढा कि इसको बनाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि ठीक है भाई रॉयल फैमिली का पर्सन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यही सोच रही थी कि अच्छा है रॉयल फैमिली का पर्सन है और रॉयल फैमिली हमारे कंट्रोल में है। दोनों को लग रहा था कि हम लोगों के पास कंट्रोल होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि रॉयल फैमिली का मेंबर है, किंग हमारे कंट्रोल में है ही, तो ये भी हमारे कंट्रोल में रहेगा, अच्छा है, हमें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि भाई रॉयल फैमिली का मेंबर है, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी। दोनों अपने अपने वे से सोच रहे थे, ठीक है। तो इसको बना के भेज दिया गया। तो इसमें जो दोनों डिमांड रखी, वो डिमांड पूरी तो किसको करनी थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को करनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ी पूरी करनी थी। एक्ट तो किसको बनाना था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो उन्होंने भी एक्ट बना दिया और इसको ये दोनों चीजें दे दी। यही आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 में। हाईली स्पेसिफिक पीस ऑफ लेजिस्लेशन। हाईली स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि ये डिमांड इसने रखी थी, इसलिए ज्यादा स्पेसिफिक था ये। पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट प्राइमरली फॉर वन रीजन, टू परसुएड लॉर्ड कॉर्नवालिस टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाए। वो क्यों चाह रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था ये रॉयल फैमिली का मेंबर है, रॉयल फैमिली हमारी है, ठीक है। तो रॉयल फैमिली रूल करे या हम रूल करें, सेम ही बात है। तो इसको बना के भेजो भाई, ये क्या मांग रहा है, दे दो इसको। तो वो दोनों चीजें उसको दी गई। कॉर्नवालिस ए डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर एंड ए अरिस्टोक्रेट। अरिस्टोक्रेट मतलब द पर्सन हु बिलोंग टू नोबल फैमिली। नोबल का मतलब रॉयल फैमिली। जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं अरिस्टोक्रेट।
या नोबेल्स बोल देते हैं। नोबेल मतलब जो किंग के आसपास की एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर होते हैं उनको नोबेल बोला जाता है। ठीक है, तो जो नोबेल फैमिली से बिलोंग करता था और ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर चुका था और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ने का उसके पास एक्सपीरियंस था। तो ये आया इंडिया में नया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनके। इसका टेन्योर याद रखना 1786 टू 1793, यहां तक ये गवर्नर रहेगा। दूसरा है ये नो पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। गवर्नर जनरल बंगाल आएंगे नो, ठीक है, नो कहते हैं, मुस्कान ऊपर करके देखा है ऐसे, हाँ। तो नो गवर्नर जनरल बंगाल आएंगे, वो अलग अलग एक्ट आएंगे उनके टाइम पे और अलग अलग चीजें वो करेंगे। हाँ 1793 में पहला चार्टर एक्ट आएगा तो ये उस वक्त चला जाएगा। तब एक दूसरा पर्सन आएगा जॉन सोर करके। हाँ जी, वही तो बताया ना, आज भी इंग्लैंड में और अमेरिका में इस चीज को अच्छा माना जाता है कि किसी के पास फेलियर होने का एक्सपीरियंस है तो उसको प्रीफर करो। हमारे यहां नहीं मानते, वहां फेलियर होना आज भी लग्जरी है। एक पर्सन 10 कंपनी बंद कर चुका है ना, उसको जल्दी लोन देते हैं 11वीं कंपनी स्टार्ट करने के लिए। जो पहली बार कर रहा है उसको नहीं देंगे। वो आज भी फेलियर की रिस्पेक्ट करते हैं कि भी फेलियर है तो कुछ तो सीखा होगा ना इसने। ठीक है, हमारे यहां उसको माना जाता है कि भाई 10 कंपनियां डुबा चुका है, 11वीं और डुबा देगा, क्यों पैसे दे रहा हूं। तो ये कल्चर बोलते हैं इसको। तो ये कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहां उसको दूसरे वे में देखा जाता है, उनके यहां उसको अच्छा माना जाता है। रीजन बीइंग वहां करप्शन पे कंट्रोल है, हमारे यहां करप्शन पे कंट्रोल नहीं है। तो ये मानते हैं कि 10 में करप्शन किया हुआ 11वें में भी करेगा। उनके वहां करप्शन नहीं हो सकता तो ये मानते हैं जेन्युइन फेलियर है। भाई जेन्युइन फेलियर है, 10 बार फेल हुआ है तो 10 वे से कैसे बिजनेस नहीं करना है इसको पता है। तो 11वीं बार कम से कम उन 10 गलतियों को तो नहीं करेगा। जो पहली बार कर रहा है वो 10 गलतियां करने के चांसेस बने रहेंगे उसके। तो इसलिए इसको चूज किया गया था। ठीक है, और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा इवेंट था वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे कि अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, वहां पे वो एक बहुत बड़ी चीज थी और कॉलोनियल रूल पे वो बहुत बड़ी चोट थी। तो कॉलोनियल रूल खत्म हो सकता था धीरे धीरे, तो उनको कॉलोनियल रूल को बचाए भी रखना था। तो इसलिए एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए था, क्योंकि अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सबसे कॉलोनी इंडिया ही थी, जहां पे एरिया वाइज ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, अमेरिका में 13 कॉलोनी थी, उन पे कंट्रोल कर रहे थे। इंडिया में कॉलोनी मतलब बाद में वहां के स्टेट बन गए, 50 स्टेट है वो वहां पे आज के टाइम पे। तो हमारे यहां पे तो इंडिया उनके लिए दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी थी, तो वो इंडिया को जाने नहीं देना चाहते थे क्योंकि बहुत पैसा आ रहा था इंडिया से। देन पहला चीज उसको दिया गया तो उसने मांगा विटो पावर। वंस क्या हुआ, विटो पावर ओवर द काउंसिल, कि काउंसिल के ऊपर विटो पावर चाहिए मुझे। ठीक है, तो उसको ओवरराइड करने की डिसीजन दे दिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, लेकिन स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में, सभी केसेस में नहीं। ये प्रोविजन हमने लिया हुआ है इंडिया में। इमरजेंसी के केस में स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है ना, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके पास कोई पावर नहीं रहती। तो ये ऐसा प्रोविजन भी हमने वहीं से लिया है। तो आप देखते जाओगे हर एक प्रोविजन वहीं से बोरोड है लगभग लगभग, जो उन्होंने बनाया था हमने आज के टाइम पे उसको फिट कर रखा है। ठीक है, तो प्रायर जो एक्ट थे इसमें वही लिखा हुआ है, प्रायर एक्ट में जो वॉरेन हास्टिंग के पास पावर नहीं थी और बार बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको ओवर रूल कर देती थी। मतलब एक साइड होते थे 3 लोग, पहले 4 लोग, जब 4 की काउंसिल थी, जब 3 की थे तो 3 एक साइड हो जाते थे, तो गवर्नर जनरल के पास पावर ही नहीं होती थी। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, इसको ओवर राइडिंग पावर दे दी गई कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में। ठीक है, देन सेकंड, अपॉइंटमेंट एज कमांडर इन चीफ। तो उसमें यह कंडीशन भी रखी थी कि भाई मैं ही कमांडर इन चीफ होना चाहिए, क्योंकि उसका मानना था एक्चुअल पावर तो मिलिट्री पावर है ना, हार्डकोर पावर तो वही है। ठीक है, बाकी तो सिर्फ कहने की पावर है, तो रूल तो उसी का होगा ना जिसके पास मिलिट्री होगी। मैं कमांडर इन चीफ को कुछ बोलूं और वो मेरी बात माने ही ना, ठीक है, तो बेटर है कि मैं ही कमांडर इन चीफ बन जाता हूं। तो उसने बोला कि मुझे कमांडर इन चीफ बना दो, और उसको एक्सपीरियंस भी था कमांडर इन चीफ होने का, क्योंकि अमेरिका में वो हार के आया था। Cornwallis demanded that the offices of the Governor General and the Commander in Chief of the British force in India unite to one person.
एक कर दिए जाए, और एक्ट ने उसको ग्रांट कर दिया कि भी लो ठीक है, हम एक बना रहे हैं। कमांडर इन चीफ भी आप ही और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी आप, और आपको ओवरराइडिंग पावर भी दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की पावर पहले ही खत्म हो चुकी थी, काउंसिल की पावर भी खत्म हो गई, और कमांडर इन चीफ भी नहीं रहा। तो अब अल्टीमेट अथॉरिटी इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। तो सारी की सारी पावर बंगाल में कंसंट्रेट हो गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। ठीक है, तो जिस चीज के लिए भेजा गया था उनको, वो चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई। कंपनी का और स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, कंपनी पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई। फिर उसके बाद आएंगे अभी चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में धीरे धीरे करके कंपनी की पावर को फिर से खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले ये पर्सन इंडिया में कुछ अमेंडमेंट करके गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने कॉर्नवालिस कोड दिए 1793 के, जो कॉर्नवालिस कोड के नाम से फेमस है। तो कॉर्नवालिस कोड में क्या था, एक तो मैंने बताया, इसने डीसी को से उसकी जुडिशियल पावर ले ली। डीसी को जो जुडिशियल पावर दी थी ना वारेन हास्टिंग ने, वो पावर इसे वापस ले ली। बोला भाई डीसी का काम है कलेक्टर का, कलेक्टर का मतलब है रिवेन्यू कलेक्शन का, क्योंकि वही बड़ा काम समझा जाता था उस वक्त। तो भाई आप सिर्फ रिवेन्यू कलेक्शन देखो, जुडिशरी के लिए हम कुछ और देख लेंगे। ठीक है, इसने जुडिशियल रिफॉर्म भी किए थे। डिटेल में उन चीजों को हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कॉर्नवालिस कोड सिर्फ बता रहा हूं, डिटेल में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कॉर्नवालिस कोड को, क्योंकि वो अपने आप में एक पूरा आधा पौने घंटे का चैप्टर है कॉर्नवालिस कोड, और उस पर यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कॉर्नवालिस कोड में इसकी हेल्प की थी जॉन शोर ने, जो कि अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था इसके अंडर में काम करने का। तो कॉर्नवालिस कोड में जॉन शोर ने इसकी हेल्प की थी ये कोड बनाने में। ठीक है, दूसरा इसने बड़ा काम किया, पुलिस स्टेशन खोले। इसके आने से पहले पुलिस स्टेशन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। पुलिस स्टेशन खोले अलग अलग जगह पे, और वहां पे दरोगा बैठाए। ये दरोगा टर्म इसी ने दी थी, जिसको आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, एसएचओ, स्टेशन हेड ऑफिसर, एसएचओ जिसको बोलते हैं, जो इंस्पेक्टर होता है। तो ये चीज पहली बार कॉर्नवालिस ने की थी कि अलग अलग जगह पे पुलिस स्टेशन बनाओ और दरोगा बैठाओ। ठीक है, उससे पहले ये पावर डीसी और जमींदार के पास होती थी, दरोगा वाली, जस्टिस करने वाली। तो उसने पुलिस रिफॉर्म किए। ठीक है, और इसने तीसरा काम किया 1793 में जमींदारी सिस्टम चलाया। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, इसी का नाम परमानेंट सेटलमेंट है, पीएस, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है कि हर साल रिवेन्यू कलेक्शन के रूल नहीं बदले जाएंगे, एक बार बना दिए यही चलेंगे, परमानेंट है। इसके अकॉर्डिंग तो परमानेंट थे, आपने बाद में बदल दिए। तो परमानेंट सेटलमेंट चलाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहां चलाया, बंगाल में, इंडिया में नहीं लगाए पूरे, सिर्फ बंगाल में चलाया था इसने परमानेंट सेटलमेंट। एज ए एक्सपेरिमेंट देख रहा था कि काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, देन इसमें इसने क्या किया, इसने बोला भाई एक हायरार्कियल सिस्टम बनाते हैं, ऊपर होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बीच में होंगे जमींदार, और नीचे होंगे पीजेंट। पीजेंट को रेयोत भी बोल देते हैं, ठीक है, और सर्फ भी बोल देते हैं, सेम ही नाम है तीनों, पीजेंट, रियोत और सर्फ। नीचे होंगे ये, इन लोगों से रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और वो रिवेन्यू फिक्स होगा हर साल जो कलेक्ट किया जाएगा, बेस्ड अपॉन द इवेल्युएशन ऑफ देयर लैंड। कितनी लैंड है इनके पास, उसके बेस पे उनसे रिवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे जमींदार, और कलेक्ट करके जितना भी कलेक्ट होगा उसका 89% देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 11% रखेंगे अपने पास। 89% का मतलब 10/11, और 1% का मतलब 1/11। तो जमींदार रखेंगे टोटल रिवेन्यू का 1/11%, और
10/11 ऊपर दे देंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दिस वाज द जमींदारी सिस्टम। ये कई बार यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। लैंड, राइट द नोट ऑन लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स, और स्टेट पीसी में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हमने दो सिस्टम मोटे मोटे समझे हैं, इजरादारी वारेन हास्टिंग का, जहां पे हाईएस्ट बिडर को दिया जाता था, फिर आया लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने चलाया परमानेंट सेटलमेंट और जमींदारी। इनके प्रोज और कॉन्स मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम सेपरेट करके पढ़ेंगे ना पॉलिटिक और मॉडर्न हिस्ट्री को, तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इकट्ठा करके पढ़ेंगे, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री और मैक्सिमम पॉलिटी, तो वो चीजें सेंस बनाएंगी कि क्या हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो अब जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये चीज आपको समझ में आएंगी कि अच्छा इसके पैरेलल में एक्ट भी चल रहे थे। तो वहां पे हम एक्ट को नाम पढ़ेंगे, यहां हम एक्ट डिटेल में पढ़ रहे हैं, और बाकी चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो दो तरह से होगी, जब पॉलिटी कर रहे हैं तो कुछ मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज होगी, जब मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तो कुछ पॉलिटी रिवाइज होगी। तो इसने जमींदारी सिस्टम चलाया, ये जमींदारी सिस्टम इसने बंगाल में चलाया था। ठीक है, तो दो सिस्टम हो गए, इजरादारी और जमींदारी सिस्टम। नेक्स्ट चार्टर एक्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कुछ के फेस में टेंशन आ गई। ठीक है, चार्टर एक्ट नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विवेक ने इतनी बड़ी हंसी दी है, लो भाई, जैसे बाकी समझे ही है सारे की क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। हाँ, चार चार्टर एक्ट है, 1793, 1813, 1833 और 1853। वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चारों के चारों। जमींदार